नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज है। टारगेट एग्जाम विधि चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज फिर मैं आपके बीच विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के हाजिर हूँ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है? तो ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा, जेलीफिश। जेलीफिश आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं होता है, बाकी सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक के उदाहरण हैं। ऐसे जीव जिनकी विकासशील भ्रूण पर अर्थात जिनका भ्रूण विकास की अवस्था में होता है, उन पर जनन की तीसरी परत मेसोडर्म चढ़ जाती है, तो वह ट्रिप्लोब्लास्टिक कहलाते हैं। जब कोशिकाएं दो भ्रूण परतों में होती हैं, यानी बाहरी परत एक्टोडर्म और भीतरी परत एंडोडर्म होती है, तो ऐसे जीव डिप्लोब्लास्टिक कहलाते हैं। तो दोस्तों, ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। प्लेनेरिया की बात करें तो प्लेनेरिया प्लेटी हेलमेंथीस फाइलम संघ का प्राणी होता है। मैं लिख देता हूँ, प्लेटी हेलमेंथिस फाइलम संघ का प्राणी होता है। केचुआ दोस्तों आपका एनालिडा संघ का प्राणी होता है। और जबकि एस्केरिस जो आपका होता है, ये नेमाटोडा संघ का प्राणी होता है। नेमाटोडा संघ का प्राणी होता है। किसी तने हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो तने हुए रबर बैंड में स्थितिज ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा के और भी उदाहरण है, जैसे चाबी में संचित ऊर्जा। जो चाबी में संचित ऊर्जा होती है, घड़ी की चाबी में दोस्तों, नहीं तो आप लोग जो है कन्फ्यूज है। घड़ी की चाबी में जो संचित ऊर्जा होती है वह स्थितिज ऊर्जा होती है। तनी हुई स्प्रिंग और कमानी में भी जो है स्थितिज ऊर्जा ही होती है। ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों की क्या मापने के लिए किया जाता है? तो ओडोमीटर का मापन दोस्तों, ओडोमीटर का मापन किसी वाहन के द्वारा तय की गई दूरी के मापन में होता है। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। इसी तरह मैं जो है आपको दो तीन चीज़ें और बता देता हूँ। जैसे वायु की गति अगर मापना है, वायु की गति मापना है दोस्तों, तो इसके लिए जो है एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं। और यदि दिशा को ज्ञात करना है, तो उसके लिए जो है दिक् सूचक यंत्र होता है। और एनीमोमीटर से साउंड करता हुआ एक और है एटमोमीटर। एटमोमीटर जो वाष्पीकरण के मापन में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चौथा, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि दोस्तों इनमें से डी वाला ऑप्शन नहीं है। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, परंतु यह अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। जबकि आपकी पीयूष ग्रंथि, अद्विक ग्रंथि, शीर्ष ग्रंथि, ये सभी जो है अंतःस्रावी ग्रंथियों के उदाहरण हैं। इसके अतिरिक्त थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पीनियल बॉडी, ये सभी जो है अंतःस्रावी ग्रंथियों के उदाहरण होते हैं। पीयूष ग्रंथि को हम लोग जानते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहा जाता है, अद्विक को एड्रिनल ग्लैंड कहा जाता है। मैं लिख दे रहा हूँ एड्रिनल ग्लैंड, तो आप लोग जो है ध्यान रखिएगा, इसे जो है पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है। तो ये सभी जो है यदि एग्जाम में पूछता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सी ग्रंथि है, तो यह अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी के मान की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज जो है हेनरी कैवेंडिश ने की थी। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। यदि जो है गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन की बात करेगा, तो उसे जो है आइजैक न्यूटन ने प्रतिपादित किया था। निम्नलिखित तत्वों में से किसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है? तो दोस्तों, हाइड्रोजन का जो है परमाणु द्रव्यमान सबसे कम होता है। इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है और इसका एटॉमिक मास 1.008 होता है। और इन ऑप्शंस में दूसरे नंबर पर यदि मैं रखूँगा तो हीलियम होता है। हीलियम यहाँ पर, जिसका एटॉमिक नंबर आपको 2 देखने को मिलेगा और इसकी एटॉमिक मास 4.003 होता है। दोस्तों, लिथियम की यदि बात करें तो लिथियम का जो एटॉमिक
नंबर है वह 3 होगा और इसका एटॉमिक मास 6.940 है। और इन दिए गए ऑप्शंस में सबसे ज़्यादा जो परमाणु द्रव्यमान है इनमें जो है उस नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा हुआ 0.14.006 इसे जो है n से प्रदर्शित करते हैं, इसका संकेत है। और इसकी जो एटॉमिक नंबर होता है वह 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा। यदि किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी शून्य होगी तो उसका विस्थापन भी दोस्तों शून्य ही होगा। ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। यह एक सदिश राशि है, इसका जो है विस्थापन विस्थापन एक सदिश राशि है, तो यह धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, या शून्य हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर का पीएच स्तर कितना होता है। मानव शरीर का पीएच स्तर दोस्तों 7 से 7.8 होता है। यदि मानव शरीर के रक्त के पीएच स्तर की बात करें तो यह 7.4 होता है। एग्जाम में बहुत बार पूछा है, ध्यान रखिएगा। एसिड रेन या अम्लीय वर्षा कितने स्तर पर होती है, तो 5.6 से यदि कम होगा पीएच मान तब वर्षा अम्लीय वर्षा होगी। यदि दांतों का क्षय होता है तो इसका मतलब मुंह की लार का जो पीएच मान है वह 5.5 से कम हो गया है तो दांतों का क्षय शुरू हो जाता है। दांतों का क्षय शुरू हो जाता है। और इसके अतिरिक्त दोस्तों मूत्र का पीएच मान पूछता है तो यह 6 होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त के उचित स्कंदन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक है। तो रक्त के उचित स्कंदन के लिए विटामिन के आवश्यक है, जिसे हम लोग क्लॉटिंग कहते हैं, या फिर जो है थक्का जमना। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है, तो विटामिन के जो होता है यह रक्त के थक्के में जमने में सहायक होता है। इसकी खोज जो है फंक ने की थी। दोस्तों बहुत पूछता है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, तो बीसी जो होते हैं ये जल में घुलनशील होते हैं। वसा में घुलनशील जो है ADEK होते हैं, ADEK। डी की कमी से रिकेटस रोग होता है। ए की कमी से बांझपन होता है या नपुंसकता होती है। ए की कमी से रतौंधी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बनों को क्या कहा जाता है। एक तो मैं आपको बता दे रहा हूँ पहले कि हाइड्रोकार्बन्स कहते किसे हैं। तो ऐसे कार्बन एवं हाइड्रोजन के जो संयोग से कार्बनिक यौगिक बनते हैं उन्हें जो है हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे होते हैं जिन जो एल्केन होते हैं, उन्हें ही संतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रेणी में रखा जाता है। और एल्केन को पैराफिन कहा जाता है। पैराफिन, पैराफिन एक लैटिन वर्ड है, इसका अर्थ होता है अल्प क्रियाशील। अल्प क्रियाशील, पैराफिन का अर्थ होता है दोस्तों अल्प क्रियाशील। और यदि आपसे पूछता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में, तो इसकी जो क्रियाशीलता होती है ये तो बहुत ही कम होती है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसकी क्रियाशीलता दोस्तों बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। यह दो प्रकार के होते हैं। पहला तो आपका हो गया एल्कीन, जिसे कभी कभी ओलिफिन के नाम से भी जानते हैं, ओलिफिन के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा आपका एल्काइन होता है। तो ऑप्शन आपका ए वाला सी वाला सही होगा। संतृप्त हाइड्रोकार्बनों को क्या कहा जाता है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बनों को एल्केन या पैराफिन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या होती है। तो विद्युत आवेश की जो एसआई इकाई है दोस्तों कूलाम्ब होती है। ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। वोल्ट दोस्तों विद्युत विभव की होती है। विद्युत विभव की एसआई इकाई वोल्ट होती है। और एम्पियर होता है विद्युत धारा का। विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर होती है। ओम की जो ओम किसकी ओम की एसआई इकाई दोस्तों क्या होती है, तो यह प्रतिरोध होती है। प्रतिरोध एसआई यूनिट ओम की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा एक मनुष्यों में संयोजी ऊतक का उदाहरण है? तो संयोजी ऊतक का दोस्तों इनमें से उदाहरण होता है हड्डी। और संयोजी ऊतक क्या होते हैं? ये विभिन्न अंगों और ऊतकों को संबद्ध करते हैं, तो वही जो है संयोजी ऊतक कहलाते हैं। और ये भ्रूण जब जो है इनकी उत्पत्ति कब होती है? जब भ्रूण पर मेसोडर्म चढ़ जाती है, तीसरी परत जो है जनन की चढ़ जाती है, तो इनकी उत्पत्ति होती है, इनका विकास होता है। ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है? तो चांदी जो है उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ में प्रतिक्रिया नहीं करती है दोस्तों। यह मुक्त और संयुक्त अवस्था दोनों अवस्थाओं में रह सकती है, और इसका जो मुख्य अयस्क है वह अर्जेंटाइट होता है। अर्जेंटाइट होता है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। और यह क्षार के साथ किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंबित सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? तो जो गोलीय दर्पण होता है उसके प्रतिबिंबित सतह को हम लोग ध्रुव कहते हैं, पोल कहा जाता है। इस तरह के कई क्वेश्चन आते हैं, आप लोग जो है गोलीय दर्पण पढ़ लीजिएगा। जैसे वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहा जाता है। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यदि आपको फोकस दूरी ज्ञात करना है, कभी कभी एग्जाम में देता है फोकस दूरी ज्ञात करना है, तो आपको क्या करना है कि वक्रता त्रिज्या को 2 से भाग दे देना है, आपकी फोकस दूरी निकल आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायु में 0 डिग्री तापमान पर ध्वनि की गति कितनी होती है? तो दोस्तों वायु में 0 डिग्री तापमान पर यदि वायु में 0 डिग्री तापमान है तो ध्वनि की गति 331 मीटर प्रति सेकंड होगी। और वायु की जगह यदि पारा हो तो पारा में 1450 मीटर प्रति सेकंड है। जल में दोस्तों यही 1483 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। और यदि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को ले लिया जाए, CO2 को ले लिया जाए, तो यहाँ पर इसकी स्पीड 260 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। इसी तरह जो है एग्जाम में समुद्री जल पूछता है। समुद्री जल यदि जो है 0 डिग्री टेम्परेचर है तो ध्वनि की चाल समुद्री जल में कितनी होगी? तो दोस्तों 1533 मीटर प्रति सेकंड जो है इसकी स्पीड होगी। तो दोस्तों आज के लिए 15 प्रश्न मैं लेकर के आया था। ये जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग इन्हें देख लीजिएगा। कल फिर मैं इसी तरह एक वीडियो आपके लिए लेकर के आऊँगा। पढ़ते रहिए आप लोग, तब तक के लिए नमस्कार।